एक मुद्दा है जो बहुत ज़्यादा नॉर्थ एंड साउथ के बीच जी जो डिवाइड क्रिएट किया जा रहा है, जी। या फिर सिर्फ कुछ लोगों को लग रहा है कि क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक के एक बड़े मंत्री ने बोला कि साउथ के स्टेट अपने लिए अलग कंट्री की डिमांड कर सकते हैं। राइट फिर किसी ने कहा कि हम ज़्यादा टैक्स भरते हैं तो राइट हमको ज़्यादा मिलना चाहिए। राइट। फिर कोई कहता है कि फिर आर्यन वर्सेस द्रविडियन। द्रविडियंस का जो डिबेट आता है वो आता है। राइट राइट। फिर कोई एक नेता कहता है कि भारत नहीं बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट है। तो ये सारी जो चीज़ें निकल कर आती हैं, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई कोई स्ट्रैटेजी है? ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है, बट जो इन मुद्दों को उछालते हैं पब्लिक प्रोफाइल में, ये जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि इसके पीछे एक सोची समझी मंशा है। बट आई विल होल्ड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, स्पेशली पीपल एट द सेंटर, कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम वी आर नॉट अ सॉफ्ट स्टेट एनी मोर। सो इट्स नॉट इनफ इफ यू आर नॉट अ सॉफ्ट स्टेट विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल चैलेंजेस, क्योंकि एक्सटर्नल चैलेंजेस आपको आंखों के सामने दिख जाते हैं। घर के अंदर जो बैठे हैं, इनके खिलाफ आप एक्शन लेते क्यों नहीं है? इनके ऊपर सेडिशन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अगर ये भारत की अखंडता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो कर क्या रहे हैं? Surely we can't be what I call a Kela republic, a banana republic. We have to take action. If a minister says this after having taken oath on the constitution to protect the integrity of the country, he should be taken to task. The entire weight of the Indian state machinery should fall on him like a ton of bricks. Why don't you do it? क्योंकि आपको लगता है जब आप करेंगे कोई कहेगा ये पॉलिटिकल वेंडेटा। ये पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। दिस इज टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ भारत। लड़ मर के हमें एक भारत मिला है आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, एंड somebody says this for political benefit. What nonsense is it? Second, I have lived across Bharat, दक्षिण, पूर्व और उत्तर. I genuinely don't feel out of place anywhere at all whatsoever. दक्षिण भारतीय होने के नाते मैंने आज तक यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया है. So let me be also honest here. कभी कभार कोई रंग पे कोई कमेंट कर देता है. According to me, that is not a function of culture. That's a function of human pettiness, and that is possible anywhere. Correct. ऐसा नहीं कि साउथ में गोरे लोगों के बारे में कुछ कहा नहीं जाता है. कहते हैं. So according to me, I will not believe in this north-south divide because it does not exist. As someone who has come from the south, let me say this in perhaps the most candid way possible. Delhi is a land of opportunities. यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, they know कि यहाँ पे हार्ड वर्क करेंगे तो उसका एक नतीजा निकलेगा. Lot of people bitch and whine about Delhi. I don't agree with it. I don't agree with it at all whatsoever. जो आपको opportunities दे रहा है और आप जानते हैं कि आप आ रहे हैं opportunities के लिए, find a way to make this a better place if you really want to. Yeah. I don't think people should think of themselves as refugees in Delhi. There is a decent chance कि आपका घर कहीं और हो, तो क्या हुआ? This is your adopted mother city at this point. This is your karma bhumi, for God's sakes. Correct. So I have not felt out of place whatsoever. Even if there have been stray incidents where somebody has said something particularly petty, I will not use that to judge the rest of the population because I have benefited from the kindness of a lot of people here. Perhaps ये आपके दर्शकों को बताना जरूरी है that especially in the north, अगर आप दक्षिण से होते हैं, for some reason आप पे भरोसा ज्यादा होता है. I don't know what it says about members of the north and what they think of themselves or what they think of people from the south. But I benefited from that perception at the very least. ये सत्य है या नहीं है ये अलग बात है. But at the very least उस perception से I have benefited from it. ये बातें दक्षिण के लोगों को पता है. ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है. At least last 15-20 सालों में वहां से जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, they've gone to Maharashtra and worked. एक टाइम हुआ करता था जब मैक्सिमम ये तमिलनाडु से आंध्रा जाते थे या फिर आंध्रा से कर्नाटका जाते थे, बस घूम फिर के नीचे हुआ करता था. बट थैंक्स टू अ लॉट ऑफ अनफॉर्चुनेट पॉलिटिकल एपिसोड्स ऑल्सो, दक्षिण से बहुत सारे लोग मुंबई गए थे, फिर दिल्ली आए थे. फॉर इंस्टेंस माई कम्युनिटी विच इज द तमिल ब्राह्मण कम्युनिटी, हमें तमिलनाडु छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ द द्रविडियनिस्ट मूवमेंट. कश्मीरी पंडितों को भगाया था वहां के जिहादियों ने, हमें भगाया था द्रविडियनिस्ट्स ने. वहां पे AK-47 का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे कलम का इस्तेमाल हुआ, सिनेमा का इस्तेमाल हुआ, ड्रामा का इस्तेमाल हुआ, स्ट्रीट प्लेस का इस्तेमाल हुआ, एवरी ट्रिक इन द बुक नोन टू द कम्युनिस्ट उसका इस्तेमाल हुआ. ज़्यादा डेंजरस क्या है? कलम any day, बिकॉज कलाश्निकोव आपको दिख जाता है. कलम जो जहर फैलाता है वो
सॉफ्ट होता है, साइलेंट होता है, सबटेरेनियन होता है, एंड आपको समझ में भी नहीं आता है कि आप जो कंज्यूम कर रहे हैं ये विष है या अमृत है। थोड़ा थोड़ा करके आपको चटाया जाता है, एक स्टेज के बाद समझ में आ जाता है कि आपके अंदर रक्त नहीं है, जहर बह रहा है। वर यू एवर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस, बाय व्हाट? द लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, या वो कलम का कभी आपको वो जहर चढ़ने की कोशिश हुई थी? नहीं, मैंने सिर्फ ये डिसाइड किया दैट आई विल टर्न द टेबल्स एंड आई विल प्ले द वेरी सेम गेम, दैट्स इट। आई सेड टू कैन प्ले दिस गेम, and if you think you have the exclusive brains, well, you're talking to someone else. Because we are extremely proud of our heritage, and not as an individual, we are extremely proud of our heritage क्योंकि Tamil Brahmins as a community, हमारे पास landed property नहीं होता है, at least traditionally we are not like that. We have survived on fistfuls of rice. That is effectively the tradition of our community. माता सरस्वती के अलावा हमारे पास और कोई, there is no other what they call refuge. You do Sashtang Namaskar to her, and that's the only thing we know. And I think that's the story in general of Hindus, but in particular of those communities which don't have land property and जिन्होंने हमेशा पौरोहित्य किया है या फिर वेदाध्ययन किया है. That's how it has always worked. So I decided to turn the tables, and I said we will also play the very same game now. The difference is, आप प्रोपेगेंडा कर रहे थे इतने साल, हम लोगों के सामने सत्य रखेंगे और तथ्य रखेंगे, and we will see what ultimately wins. So as you see today, जब विक्रम संपत के बुक्स हिट होते हैं, सुपर हिट होते हैं, और recently अभी there is a wonderful author by the name Abbas Maldaiyar. He's a former communist who has come all the way from communism to हिंदुत्व. इन्होंने अभी बाबर पे प्रॉपर घर वापसी, this is the best form of घर वापसी. He has written a book on Babur. So when these books are being written, then we are basically telling them, इतने दिन because you held us back, we couldn't place our point of view. अभी हम रखेंगे. 100% we'll do it, and now we'll give you a run for your money in academia, media, policy, legal world, wherever it is, or even journalism for that matter. So I am happy to be a part of that generation. I think I'm very, very fortunate to be a part of that generation, जहाँ पे ये सारा literature जो है produce हो रहा है, and there is a counter movement, there is a resistance. So region और language के basis पे जो divide करने की कोशिश होती है, वो सिर्फ हिंदुओं को कमजोर करने की कोशिश है या भारत को कमजोर करने की कोशिश है, या एक ही बात है? एक ही बात है। या मैंने ये पहले भी कहा है कि भारत शब्द जो है, इसकी जो आइडेंटिटी है वो हिंदू आइडेंटिटी से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। देयर इज नो भारत विदाउट हिंदू, देयर इज नो भारत विदाउट द हिंदू कम्युनिटी व्हाटसोएवर। जब भारत का चुनाव हो रहा था या चयन हो रहा था एज पार्ट ऑफ संवैधानिक डिबेट्स, तब लोग भारत को चुन रहे थे पुराणों से, बेसिकली सेइंग कौन सा ये पुराण है जहां पे हमने इस भूमि का नाम रखा, इस भूखंड का नाम हमने भारत को क्यों रखा और कहां से रखा। हाउ आर वी आइडेंटिफाइंग द बाउंड्रीज? वेरी क्लियर बाउंड्रीज, हिमालय से लेके नीचे सागर तक भारत है। तो जो लोग कहते हैं कि जब तक ब्रिटिश नहीं आए आपका कोई वजूद नहीं था, आपको पता भी नहीं था कि आप क्या है, कौन है, इन्होंने भारत को बनाया, इन्होंने इंडिया बनाया। अरे भाई, जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना के आ रहे थे तो इनको पता नहीं था कि इंडिया कहाँ है? Then they should have called it South Asia. No, they called it India for God's sakes. So the Dutch were calling the Dutch East India. These guys were calling it the British East India. So everybody knows what they're talking about, right? Right. So I am very clear that भारत हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है, and अगर हिंदू है तब भारत है। आज हिंदू अगर अपने मंदिर को वापस से पाना चाह रहा है, जी, उसको पाने की कोशिश कर रहा है, कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, राइट, आप इसको कितना ज़रूरी मानते हैं? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इसी से जुड़ा अगला सवाल है, पहले इसका जवाब सुन लेते हैं। अगर आप विलेजेस या डिस्ट्रिक्ट में जाके किसी से ये सवाल करेंगे, इनको लगेगा ये कितना बेकार का सवाल है, मंदिर क्या वापस ले लेंगे, हमारा है। तो फिर आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है? पढ़ा लिखा हिंदू, क्योंकि वो अपने आइडेंटिटी से दूर जा चुका है। कलम की वजह से, 100% कलम की वजह से और एजुकेशन की वजह से। इसके अंदर जो है एक आत्मघृणा जो है भर चुकी है, और हमारी लड़ाई उसी से है। बिकॉज इनको समझ में नहीं आ रहा है दैट जितना भी इन्होंने एंसेस्टर्स ने मतलब लड़ मर के प्रोटेक्ट किया है, इन्होंने इसको अंग्रेजी एजुकेशन पाके खो दिया है, गवा दिया है। सो यू हैव लॉस्ट मोर एंड मोस्ट ऑफ योर हिंदू आइडेंटिटी पोस्ट इंडिपेंडेंस, और परहैप्स इन द लास्ट 200 years than in the 800 years of unrelented violence. क्योंकि जब तलवार निकलता है तो आपकी तरफ से भी तलवार निकलता है और इसका जवाब देना आसान हो जाता है। लेकिन अगर कलम से कोई कहता है नहीं नहीं आप आइए हमसे सीखिए, आप बर्बर हैं,
हम आपका उत्थान करेंगे, वी विल सिविलाइज यू, ओके, then you end up buying into that nonsense. Okay, so I am very clear about two things. टेम्पल reclamation का जो मूवमेंट है ये पॉलिटिकल नहीं है, ये कल्चरल भी नहीं है, ये सोसाइटल भी नहीं है, ये आस्था की लड़ाई है. मैं कल्चर, सिविलाइजेशन और पॉलिटिक्स के आड़ में छिपना नहीं चाहता इस मुद्दे पे. दिस अल्टीमेटली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ आस्था, बिकॉज ये हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं. राइट. अगर आप सनातनी हैं और आप मंदिर की जो सिग्निफिकेंस है उसको समझते हैं, तो मूर्ति पूजा के बारे में जो आपका नॉलेज है वो तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक आप उसके एनर्जी के बारे में नहीं जानते हैं, कॉन्सेक्रेशन के बारे में नहीं. एग्जैक्टली. प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जब तक आप समझते नहीं है, देन यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ टेम्पल. करेक्ट. सो भारत अपने आप में एक यंत्र है, ये फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट नहीं है. राइट. हमारी जो मंदिरों की स्थापना होती है आप उसको कहीं भी नहीं बना सकते हैं. यू हैव टू फाइंड द राइट प्लेस. फिर उसका अपने एक शास्त्र होता है. द शिल्पकारी दैट हैपेंस इन द मंदिर इज ऑफ अ वेरी डिफरेंट नेचर ऑल टुगेदर. तो आगम शास्त्र का जो पालन होता है एक रीजन के लिए होता है. सो देयरफॉर वी आर ऑफ द कॉन्शियस व्यू दैट अ सनातनी हु नोज हिज रूट्स कैन नेवर से नो वील गिव अप आवर टेम्पल्स. यू डोंट हैव द ऑप्शन. व्हाई? ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो आज ऑक्यूपाइड हैं. ये बहुत सारे लोगों के लिए कुल देवता मंदिर होते हैं भाई. करेक्ट. You don't have the option of giving up your कुल देवता मंदिर at all under any circumstances. क्योंकि आपका सीधा नाता होता है by way of a family or a कुल for that matter or as a community or a group. You don't have the option of giving it up. And if someone says कि इसके repercussions क्या होंगे, I think that's a far-fetched question to ask for a different reason altogether. That if you're interested in preserving unity and if you're interested in protecting peace, सुप्रीम कोर्ट ने आपके सामने एक बहुत अच्छा मतलब सॉल्यूशन दे दिया है. जिसने राम जन्मभूमि की लड़ाई हारी है, हारे हुए पार्टी को भी कोर्ट ने जमीन दिया है. ये कोई कोर्ट नहीं करता है. ये किसी भी टाइटल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में होता ही नहीं है कि हारी हुई एक पार्टी को आप जमीन उठा के दे दें. आप सपोर्ट करते हो इसको? आई डोंट, बट आई एम सेइंग दैट अगर ये विकल्प दिया जा सकता है टू प्रिजर्व पीस एंड टू ऑल्सो रिक्लेम व्हाट इज योर्स, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट. करेक्ट. हालांकि मैं ये कहूंगा भाई वक्फ की तो इतनी प्रॉपर्टीज हैं एंड वक्फ की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो आई कहां से हैं. सो यू शुड रीड अ बिट ऑन दिस सब्जेक्ट. जब मंदिर को ऑक्यूपाई किया जाता था तो मंदिर से जुड़ी जितनी भी जमीनें थी उसको भी हड़प लिया जाता था और उसके नाम पे एक वक्फ बन जाता था. तो आपका जो प्रॉपर्टी है, जो आपकी जो संपत्ति थी वो ऑलरेडी उनके पास जा चुकी है, उसके ऊपर आप और देना चाहते हैं ताकि आप अपनी जमीन वापस ले लें मंदिर बनाने के लिए. आई एम सेइंग ठीक है, वी विल डू इवन दैट, we'll go to that extent also. बट ये 5 गांव का एक आर्ग्यूमेंट हो गया. अगर आपको वो भी मंजूर नहीं है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लीगली इससे कैसे लड़ा जा सकता है? मेरा ये मानना है एटलीस्ट 3 सालों से कि इसको लड़ने की जरूरत नहीं है. ओके. क्योंकि इसके अंदर ही इसका तोड़ है. इसी के बेसिस पे अभी मथुरा की लड़ाई लड़ी जा रही है या ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ी जा रही है बाय विष्णु शंकर जैन एंड हिज फादर, क्योंकि उसमें एक सेक्शन 4 है, सेक्शन 4(3) है जो कहता है कि अगर आप ये प्रूव कर पाते हैं कि कोई जो ढांचा है वो 100 साल से पुराना है तो उस पे उस अधिनियम का लागू होगा ही नहीं होगा. ओके. विच इज टू से द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट विल नॉट अप्लाई टू एनी मॉन्यूमेंट और हेरिटेज स्ट्रक्चर विच इज ओल्डर देन 100 years. एंड दिस इज द डेफिनेशन अंडर द 1958 एक्ट ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स. सो दैट मीन्स उस पे जो पाबंदी है वो इस पे लागू नहीं होगा. तो रेक्लेमेशन इज 100% पॉसिबल. अगर ये लेजिस्लेशन रिपील हो जाता है, गुड. अगर नहीं होता है तब भी हमारे अभियान में इसका कोई लेना देना नहीं है. ये रोड़ा नहीं बनेगा, ये अड़चन नहीं है किसी भी हालत में. सो आई डोंट थिंक दैट्स अ लीगल इशू एट ऑल. ओके. सो मंदिरों के बारे में इतनी बात करी और आप इतना पैशनेट हो, राम मंदिर का जो फैसला आया था और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, क्या इमोशंस थे आपके? सो आई वाज देयर फॉर द प्राण प्रतिष्ठा फॉर्चुनेटली. I think it was a fantastic moment for भारत, for भारतीय संस्कृति. किसने सोचा होगा कि 500 साल के बाद we will again witness this. We are very lucky कि हम इसको देख पा रहे हैं. इतनी पीढ़ियां गुजर गई जिनको पता भी नहीं था कि ये होगा कि नहीं होगा. आपको अंदाजा तो होगा? There is an innate trust or belief, but इसका टाइमलाइन क्या होगा ये किसी को नहीं पता था. राइट? जस्ट एज आर्टिकल 370 होगा कि नहीं होगा ये किसी को पता नहीं था.
in terms of its dilution, राइट right? So बहुत सारी चीज़ें आपको लगता है क्योंकि आप नियति पे आपका भरोसा है कि कभी ना कभी चीज़ों को तो ठीक होना ही है, तो वैसा एक विश्वास है या था। ये कब होगा that we never know, right? So it was obviously it was surreal as an experience. I know for a fact कि जितने भी लोग थे और जिस दिन ये प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है शुरू हुआ था, everybody was I mean they were heavily emotional. जब मंत्र पढ़े जा रहे थे and with every passing moment it's almost as if it's one of those once in a lifetime moments which can't be relived. You'll only have to reimagine and reconstruct it in your own headspaces. It will be one of the finest memories for people of my generation under any circumstances. So notwithstanding my criticisms of a lot of people, I'm very happy कि ये हुआ है। And उस टाइम पे हुआ है जब भारत में as much as there is a rising Hindu consciousness, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस मूवमेंट का इतना बड़ा हवा क्यों बन रहा था। They were unable to understand it. What a sad situation to be in. करेक्ट कि सदियों के बाद जब आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, आपके पॉपुलेशन की एक क्रॉस सेक्शन है, हिंदू पॉपुलेशन की एक क्रॉस सेक्शन है जिसको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे तो हॉस्पिटल बनना चाहिए था, यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी बनना चाहिए था, मंदिर बन गया। दैट इज द काइंड ऑफ मेंटालिटी दैट वी डीलिंग विद। कलम का असर है ना, कलम का असर में बोलने वाला कलम का असर है ये। फॉर दैट ब्रीफ मोमेंट यू कुड फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। बाहर की जो लड़ाई है सब भूल गए बिकॉज यू वर पार्ट ऑफ समथिंग ट्रूली मोमेंटस। सो आई एम हैप्पी दैट दिस हैज हैपेंड। सो जय श्री राम। जय श्री राम। पर एक तरफ आप इस देश में आप खुल के जय श्री राम बोलते हो जी। आपके उन डिसीजंस को जिनको आप पूरा करना चाहते थे, आपने आर्टिकल 370 की बात बोले, प्रभु श्री राम के मंदिर की बात बोली, फिर दूसरी तरफ आप ये भी कहते हो कि हिंदू खतरे में है। तो क्या हिंदू खतरे में है इस देश में? हैज ऑलवेज बीन द केस। ओके, मैं आज की बात नहीं करूंगा। जब तक हिंदू सोए रहेंगे तब तक खतरा मंडराता रहेगा। आपको 500 साल पुरानी हिस्ट्री को जानने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एटलीस्ट कश्मीरी पंडितों की हिस्ट्री को समझ लीजिए, उनके साथ क्या हुआ, इंडिपेंडेंट भारत में क्या हुआ, आर्मी के वहां पे होते हुए क्या हुआ। वी आर स्पीकिंग ऑफ द पीरियड फ्रॉम 1988 टू 1990। इतना भी पुराना नहीं है ये हिस्ट्री, राइट? तो अगर उनके साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। विच इज वाई व्हेन समबडी सेज ना आप तो 80% हैं, तो आप कैसे खतरे में हो सकते हैं? आपके अपने अपने जगह में हम 80% नहीं होते हैं। इट इज द क्यूमुलेटिव फिगर। नॉर्थ ईस्ट में क्या हम 80% हैं? केरला में हैं, बंगाल में हैं, असम में हैं, कश्मीर में हैं? नो, वी आर नॉट। सो द ओवरऑल फिगर डजंट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम योर लोकल चैलेंजेस। क्योंकि एक एक वार्ड में, एक एक तालुक में, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक एक ब्लॉक में उसकी लड़ाई अलग लड़ाई होती है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ इलाकों में हिंदू कैंडिडेट्स खड़े ही नहीं हो सकते अगर ये 80% हिंदू देश है? ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी, फॉर इंस्टेंस इवन इन माय ओन सिटी भाग्यनगर, इफ यू आर अ हिंदू यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कंटेस्ट इन फ्यू प्लेसेस। आज के कल और आज के 2-3 वीडियोस आप देख लीजिए, ऐसी गालियां बकी जा रही हैं ये फीमेल कैंडिडेट्स के खिलाफ, एंड इट्स सरप्राइजिंग। सो व्हेन आई से that 80%, that figure is meaningless when you're dealing with a local reality that is demonstrated by this fact. Right? Okay. So एक आर्गुमेंट फिर ये भी दिया जाता है कि फिर इतने सदियों से, इतने आक्रमण के बाद भी, हजारों साल से जब आप खत्म नहीं हुए, तो आप कैसे खत्म हो? आप खत्म नहीं हुए इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे थे वैसे हैं। फिर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, फिर वहीं पर अफगानिस्तान भी है, बर्मा भी है। करेक्ट। तो अगर वहां खत्म हो गए तो इसका 2 आर्ग्यूमेंट आता है। That's exactly what I'm coming to. ओके, भारत का जो एक्चुअल फैलाव है, योर कल्चरल बॉर्डर यूज्ड टू बी पर्शिया। अखंड भारत। यस, एक्चुअली अखंड भारत की जो चित्रण होता है, इट स्टॉप्स एट पाकिस्तान। दैट इज नॉट हाउ इट इज सपोज्ड टू बी। इट इज एक्चुअली इंक्लूसिव ऑफ इवन अफगानिस्तान। इट शुड बी, राइट? So the history of Bharat's change of demographics goes something like this. 630 CE से लेके 644 या 654 CE कॉमन ईरा तक 20 साल या 25 साल के अंदर पूरा जो पारसी सिविलाइजेशन है गिर गया। It fell to the conquest of the Muslims, Arab Muslims specifically speaking. फिर उसी टाइम पे सिंध और गुजरात पे अटैक्स शुरू हो गए थे।
7th सेंचुरी में, रादर 712 CE में मोहम्मद बिन कासिम कम्स टू सिंध, बट उसके 30-40 साल पहले अटैक्स ऑलरेडी शुरू हो चुके थे. बट द फर्स्ट मेजर इन्वेजन हैपेंस इन 712 CE. उसके बाद इनको तीन सदियां लगती है, 3 सेंचुरीज लगते हैं टू क्रॉस द सिंध एंड कम टू मेन स्ट्रीम भारत और मेनलैंड भारत. एंड देन विद द होरी, द गजनवी एंड ऑल दैट, एक पूरा मतलब डिफरेंट वेव्स शुरू हो जाता है. सो फर्स्ट सिंध फॉल्स. सिंध के गिरने के बाद गिरता है अफगानिस्तान, बिकॉज द लास्ट डायनेस्टी टू रूल वाज द काबुल शाही डायनेस्टी अराउंड द 10th-11th सेंचुरी. उसके बाद जो है दिल्ली, which is why the Battle of Tarain with Prithviraj Chauhan and Muhammad of Ghor, who we know as Muhammad Ghori, was the beginning of a massive, let's say, period of relentless attacks and invasions. तब से लेके 1707 तक, औरंगजेब के मरने तक, it was a battlefield, continuous battlefield. The only difference is यहां से इतने waves of resistance शुरू हुए थे. असम, विजयनगर एम्पायर, छत्रपति शिवाजी महाराज, बंगाल फॉर दैट मैटर, देन द सिख एम्पायर. इतने सारे लोगों ने इसका जवाब दिया. कश्मीर में इतने सारे लोगों ने जवाब दिया टू द टर्क्स. तो डॉक्टर मीनाक्षी जैन ने एक वीडियो रिलीज किया था कुछ दिनों पहले, जहां पे ये बता रही थी कि जब हमारे पुण्य क्षेत्र अटैक हो रहे थे, गढ़वाल के जितने भी महाराजा थे ये एकत्र हो गए थे भारत के पुण्य क्षेत्रों के बचाव में, और इन्होंने एक नया कर लगाना शुरू किया कॉल्ड तुर्क कर. उनको लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करना था, तो इन्होंने लोगों से इसके लिए अलग से कर या सेस की वसूली शुरू कर दी थी. तो जब लोग कहते थे कि आप यूनाइटेड नहीं थे, आप एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम नहीं कर रहे थे इस लड़ाई के लिए, ये हो रहा था भाई, आपको पढ़ाया नहीं गया है. दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर. हाउ मेनी टाइम कलम का असर आता है, कितने बार आता है इस कॉन्वर्सेशन में. सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ भारत. सो अगर कोई हमसे कहता है कि नहीं भारत तो अभी है, हिंदू तो 80% है, तो अब किस बात का रोना आप रो रहे हैं? हम क्या थे और कहां आ गए, और अभी घर के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो गई है. Therefore, according to me, you should be happy that you survive, but you can't be content at this. क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, ये जो एरिया है ये और संकुचित होता जाएगा. That's the problem. तो ये जागरूकता स्टेट के लेवल से इनिशिएट होगी या फिर इंडिविजुअल को या कम्युनिटी को खुद ही कुछ करना पड़ेगा? इक्वेशन कुछ ऐसा है. अभियान हमेशा समाज के बीच से निकलता है, स्टेट को जाके पहुंचता है, स्टेट उसको और मल्टीप्लाई करता है और उसको मजबूत करता है, उसको एक ढांचा देता है, कानून बनाता है. करेक्ट. ये है बॉटम अप अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच ये होता है कि सरकार इसको पूरी तरह से पुश करने की कोशिश करती है. आप इवन एडवर्टाइजिंग या सेल्स में ले लीजिए, व्हाट वर्क्स, पुल या पुश. इफ देयर इज ऑर्गेनिक एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कंज्यूमर बेस इटसेल्फ, दैट्स अ मच मोर सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी देन अ हेवी पुश स्ट्रैटेजी. मैं ये नहीं कहता कि पुश होना नहीं चाहिए, बट अगर एक ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल होना चाहिए. Therefore, particularly in the age of so-called democratic politics, I have no faith in the state to look out for Hindu interest. मैंने स्टेट को बहुत करीबी से देखा है कोर्ट में और बाकी जगहों पे, एंड मैं यहाँ किसी एक डिस्पेंसेशन की ओर इशारा नहीं कर रहा. आई एम जनरली सेइंग politicians look out for their interest, and the samaj needs to look out for its interest, and it is for the samaj to ensure कि उनका इंटरेस्ट पॉलिटिशियन का इंटरेस्ट बन जाए. आपका हित जब उनके हित से मेल खाता है तब जाके आपका इंटरेस्ट जो है सिक्योर होता है. बट अगर आप पूरी तरह से आपके जितने भी इंटरेस्ट हैं उनको आउटसोर्स कर देंगे कि वो कर देंगे, हमारा काम तो सिर्फ 5 साल में एक बार बटन दबाना है, ये नहीं होता. That's not the way to go about it. Democracy survives on the citizens constantly pushing their goals. कि मुझे अपना काम कराना है किसी भी हालत में. हम अपना काम करा लेते हैं, बस अपना काम नहीं कराते हैं. सो इंडिविजुअल लेवल पे मेरा वही सवाल है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, 1, 2 या 3, जो आपको लगता है हर एक सनातनी या हिंदू व्यक्ति को करनी चाहिए, जो कि उसके थ्रू उसकी फैमिली में आगे की जनरेशन में जाती है, Right. और फिर वो एज ए कम्युनिटी उसको स्ट्रॉन्ग करती है. Right. और फिर ऑब्वियसली फिर आप जब ज़्यादा होते हो तो आप सरकार पे करेक्ट. उसका असर पड़ता है, और फिर जो अगला पड़ाव है जहाँ आपने बोला कि कानून बनता है और फिर उस हिसाब से नियम बनते हैं. मेरे एक बहुत ही गहरे मित्र हैं, इनका नाम है राघव कृष्णा. ये एक थिंक टैंक चलाते हैं बृहत, और ये हिंदू कल्चरल और पॉलिसी स्पेस पे काम करते हैं.
और इनकी और दूसरे इनके दोस्त हैं पंकज सक्सेना, वो भी बहुत गहरे मित्र हैं। इन दोनों के एनालिसिस को मैं ड्रॉ करके यहाँ पे आपके दर्शकों के सामने पेश कर रहा हूँ, बिकॉज दे आर वंडरफुल थिंकर्स। कभी चांस मिले तो इनको भी आप बुलाइए। जरूर। तो इनका ये कहना है कि हिंदू जीवन प्रणाली जो है वो माइक्रोकॉस्म से शुरू होकर मैक्रोकॉस्म तक जाती है, विच इज टू से फैमिली यूनिट पे अगर आप ध्यान देंगे तो जो उससे बड़ा जो यूनिट होता है वो अपने आप ठीक हो जाता है। सो आपको समाज के उद्धार के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं। यू डोंट नीड टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ मैं हिंदुत्व को कैसे स्प्रेड करूंगा समाज में, आप उसको छोड़िए। आप पहले अपने फैमिली पे ध्यान दीजिए। जब आपके घर के बच्चे हिंदुइज्म या हिंदुत्व के खिलाफ बात करते हैं और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आप जाके पड़ोसी के साथ थोड़ी बात करेंगे। यू फर्स्ट कंट्रोल व्हाट इज देयर इन योर होम। सो आपको करना क्या चाहिए? वन, जब फेस्टिवल्स की बारी आती है, सेलिब्रेट बट ऑल्सो एक्सप्लेन कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, इसका धार्मिक महत्व क्या होता है। मेक इट अ पॉइंट एट द वेरी लीस्ट कि सप्ताह में एक दिन आप मंदिर जाएं। हमारे लिए तो सिर्फ एक दिन नहीं होता है ना, हर दिन तो हमारा दिन होता है। सो टेक देम, राइट। 3, एट द वेरी लीस्ट कोई हिंदू सिंबल तो हो, चेहरे पे या हाथ पे कहीं पे। 4, टीच देम टू डेवलप अ पर्सनल रिलेशनशिप विद द देवी देवतास। एक बार ये इनके जीवन का भाग बन जाए, उसके बाद ये अपने आप इसको करेंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप पेरेंट्स के नाते हर जगह तो जाके इनका बचाव नहीं कर सकते हैं, हर डिसीजन को तो इन पे आप थोप नहीं सकते। यू कैन टीच देम हाउ टू डील विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ये इसी को संस्कार कहते हैं ना एट द एंड ऑफ द डे, कि आपकी जो बेसिक ग्राउंडिंग होती है ये आपको आगे जाके एक फिल्टर की तरह काम करती है कि ये सही है, ये गलत है, इसको अपनाओ, इसको मत अपनाओ। दैट्स द वे इट अल्टीमेटली वर्क्स। सो फोकस ऑन द फैमिली। एंड 3, पहले एक जनरेशन हुआ करता था जो ये कह सकता था कि हमारे पास कोई पुस्तकें नहीं है हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए भारत के इतिहास के बारे में। आज है, अंग्रेजी में भी हिंदुओं के लिए आज के डेट में, जो कंटिन्यूसली इस चीज पे काम कर रहा है। सपोर्ट दीज इंस्टीट्यूशंस। दीज आर what we call them small things. They are not small. These are important initiatives. And as much as possible, any organization that works for Hindu cause, उसको financially support करने की कोशिश कीजिए। 10% of your income, at the very least, reserve it for Hindu दान पुण्य, one way or the other. जी साई दीपक, रिजर्वेशन पे क्या थॉट रखते हैं? आपको लगता है, मतलब 2-3 सवाल है मेरे। पहला, रिजर्वेशन सही है क्या? ये सही है गलत है, एक्चुअली इस पे मेरा जो पोजीशन है इवॉल्व हुआ है पिछले 7 या 8 सालों में। ओके। हो सकता है कि समाज का एक वर्ग है जिनको ये देना जरूरी है। व्हेन आई से समाज, हिंदू समाज ओनली, नोबडी एल्स। ओके। 2, लेकिन आज ये प्रॉब्लम हुआ है कि रिजर्वेशन का जो फैलाव है वो ज्यादा हुआ है। इट इज जस्ट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज्ड टू द एक्सटेंट दैट हर कोई अपने लिए एक ओबीसी टैग चाहता है या कोई और टैग चाहता है। And I'm giving a very direct example here. मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे एक लेक्चर दिया था बेंगलोर में। उस लेक्चर की वीडियो को उठा के देखिए, वहाँ पे यू विल फाइंड अ लेडी वकील। उन्होंने मुझसे मेरे लेक्चर के अंत में एक प्रश्न किया था और उन्होंने इसमें कहा था that she comes from the martial community of the Coorg region in Karnataka. And जब आरक्षण की बात हो रही थी स्वतंत्र भारत में in the 1940s and 50s, rather early 50s, इनके कम्युनिटी ने कहा था हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर अ मार्शल कम्युनिटी। हमें क्यों चाहिए आरक्षण, हम अपने पैर पे खुद खड़े हो जाएंगे। आज द वेरी सेम कम्युनिटी इज आस्किंग फॉर आरक्षण बिकॉज एवरीबडी वांट्स एक्सेस टू स्टेट रिसोर्सेस। एंड आरक्षण क्या करता है, वो हम सबको मजबूर करता है हम सबके कलेक्टिव लेट्स से प्राइड को कम करने के लिए। हम अपने अचीवमेंट्स को डाउन प्ले करते हैं, हम हमारे सोशल पोजीशन को डाउन प्ले करते हैं। क्योंकि जब तक आप डाउन प्ले नहीं करेंगे और अपने आप को एक विक्टिम के रूप में प्रेजेंट नहीं करेंगे और किसी और को ऑप्रेसर के रूप में प्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक आपको आरक्षण नहीं मिल सकता है। तो ये सिचुएशन आएगा कि हिंदू एक दूसरे को ऑप्रेसर ऑप्रेस के उस बाइनरी से देखते रहेंगे और अंदर ही ये लड़ाई चलती रहेगी और इसी का फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं। सो हियर्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनली जो इनिशियल ग्रुप्स थे जिनको आरक्षण दिया जाना चाहिए था उनको रखिए और बाकी लोगों के लिए स्कॉलरशिप्स दीजिए। दैट्स व्हाई आई से दैट मंदिर अगर मुक्त हो जाते हैं, उनके जो रिसोर्सेस हैं, स्कूल्स हो या स्कॉलरशिप्स हो, और लोगों के उत्थान के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है, उसका उपयोग हो सकता है। आरक्षण को खींच के अगर आपने उसके जगह पे कुछ नहीं दिया एज एन ऑल्टरनेटिव, कोई और विकल्प आपने पेश नहीं किया, तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
अच्छा, तो आप एक विकल्प देना शुरू कीजिए जहां पे लोगों को कहें कि आपको स्कॉलरशिप्स मिलेंगे। अगर इशू ये है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, उसके लिए आपको मदद मिलेगा, लेकिन कुछ चीजों पे समझौता नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस। वो बेसिक स्टैंडर्ड रख लीजिए और एक कट ऑफ पीरियड तो रखिए जहां पे आप कहेंगे कि ये बात यहां पे जाके खत्म होगी। अदरवाइज क्या होगा, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ परपेचुअली विक्टिमाइज्ड सोसाइटी जहां पे एक रिवॉल्विंग डोर होगा। आज ये विक्टिम है, कल ये विक्टिम है, कल ये विक्टिम है। ये एक म्यूजिकल चेयर बनता जाएगा कि जहां पे विक्टिम विक्टिम खेला जाएगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, इफ रिजर्वेशन एट दिस पॉइंट इज अ रियलिटी और उसको पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है, उसको जितना हो सके सीमित रखिए ताकि मेरिट का जो लेट्स से पोजीशन है उसको बरकरार रखिए। कुछ पार्टीज ऐसा हिंट देती हैं कि वो ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों को भी एंट्री दे सकती हैं, इस पे आपका क्या टेक है? नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता है। ये तो असंवैधानिक हो जाएगा पूरी तरह से, बिकॉज रिजर्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज नॉट पॉसिबल। एंड सेकेंडली, जब आप बार बार कहे जाते हैं कि जाति प्रथा और जो ईविल है वो तो सिर्फ हिंदू समाज में है, तो किस बेसिस पे बाकी लोगों को आप रिजर्वेशन दे सकते हैं? फिर आप मान लीजिए कि जाति जो है नॉन हिंदू कम्युनिटीज के अंदर भी है, अगर है then we should start looking at the treatment of let's say the so called oppressed groups or oppressive groups in their community also. बोलने के लिए बोल देते हैं that only what is this, Hinduism is the only religion जिसमें egalitarianism नहीं है, जहाँ पे equality नहीं है। बट जब रिजर्वेशन की बात आती है, सबको रिजर्वेशन चाहिए होता है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। सो कर वापसी से सवाल निकलता है, हिंदू खतरे में हमने बात कर ली जी, मुसलमान खतरे में है क्या? पाकिस्तान बनने से पहले यही बोला गया था, पाकिस्तान बन भी गया, उसके बाद भी खतरा है। तो ये खतरा कब खत्म होगा? तो ये आपके मन के अंदर का एक वहम है। एंड टू, पारसी जैसे आपने सही कहा, उनकी तादाद भारत में 60,000 से भी कम है। कुछ इनके जो यहूदी हैं, ये भारत के जितने भी यहूदी हैं, ये इनके 1 लाख भी नहीं होंगे, पारसियों से भी कम ही होंगे। उनके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है ना। इट्स नॉट एज ए पीपल उनको ढूंढ ढूंढ के उनको टॉर्मेंट कर रहे हैं, या फिर उनकी जीवन प्रणाली के साथ कोई हस्तक्षेप कर रहा है, या कोई इंटरफियर कर रहा है, उनका जीना यहाँ पे मुश्किल कर रहा है। सो व्हाई इज दिस डिस्कशन ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड द सेम सेट ऑफ ग्रुप्स? जिस देश ने अजहरुद्दीन भी प्रोड्यूस किया है, अब्दुल कलाम भी प्रोड्यूस किया है, एंड वन ऑफ आवर फोरमोस्ट फाइनेस्ट फॉरेन डिप्लोमेट्स, व्हाट्स हिज नेम, आई थिंक हिज नेम इज अकबरुद्दीन अकबरुद्दीन। ऐसे इतने सारे लोग हैं, व्हाई कांट पीपल लर्न फ्रॉम देयर एग्जांपल्स? और फॉर दैट मैटर श्री के मोहम्मद, he considers himself at least a Muslim by birth. Nobody has had a problem with him. In fact, he has reconstructed so many temples. So, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको परपेचुअली अपने आप को विक्टिम ही दिखाना है, उसका उपचार किसी और के पास नहीं हो सकता है। दैट हैज टू कम फ्रॉम विद हिम। बट इसका अगर पॉलिटिकल फायदा उठाया जाता है कि हर बार आप रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी को गिल्ट ट्रिप किए जाते हैं और गैसलाइट किए जाते हैं कि हमारे साथ ये होता है, हमारे साथ ये होता है, भाई अगर आपको यही बात करना है तो क्या हम बात करें कि 800 साल हमारे साथ हुआ क्या है और आज भी कितनी जगह पे हो रहा है? वो इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड यू हैव टू गिव दिस अप, एंड देयर आर सेवरल वेज ऑफ डूइंग दिस। रिक्लेमेशन की जब बात होती है वहां पे अड़चन क्रिएट हो जाता है। जब मंदिर के रिक्लेमेशन की बात होती है तो वहां पे विक्टिम है कौन? अगर हमारे मंदिर ऑक्यूपाइड हैं तो वहां पे विक्टिम है कौन? इट कांट बी द पर्सन हु इज द ऑक्यूपायर हु कॉन्स्टेंटली प्लेस द विक्टिम। दैट इज सच अ परवर्स डेफिनेशन ऑफ विक्टिमहुड। That the occupier gets to call himself the victim must be the biggest tragicomedy on earth. And that's according to me an extremely offensive joke and insensitive joke on the people who have been victims. So I refuse to buy this. In this day and age, किसी को अपॉर्चुनिटी से वंचित कोई नहीं रखता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है या फिर बिजली दी जाती है या फिर डेवलपमेंट होता है, उसके बेनिफिट्स सबको मिलते हैं। ये आप पे है कि आप बाकियों के साथ जुड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं बढ़ना चाहते हैं। अगर आप मॉडर्न एजुकेशन को अपनाना नहीं चाहते हैं, ये आपका डिसीजन है, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू, बट उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो होंगे। यू कांट से दैट आई विल नॉट हैव एक्सेस टू मॉडर्न एजुकेशन बिकॉज इट कम्स इन द वे ऑफ माई रिलीजन और द प्रैक्टिस ऑफ माई रिलीजन, एंड देन से आई एम कॉन्स्टेंटली बिहाइंड एवरीबडी एल्स। क्योंकि ये मार्केट है और मार्केट के अपने कुछ रूल्स होते हैं, वहां पे डिमांड और सप्लाई काम करता है, वहां पे मार्केट फोर्सेस काम करते हैं। इट डजंट केयर फॉर योर सेंटिमेंट्स बियॉन्ड अ पॉइंट। You have to find a way
to strike a balance between your religious beliefs, coexistence, and your ability to stay in the race with everybody else. ये onus आप पे है, बाकियों पे नहीं है. सो इसका फायदा विद इन द रिलीजन कुछ लोग उठाते हैं या पॉलिटिशियन ज्यादा उठाते हैं? पॉलिटिशियंस को ब्लेम करना आसान होता है. पॉलिटिशियंस तभी फायदा उठा ले पाते हैं या उठा पाते हैं जब कोई उनको ये थाली में सजा के देता है. इट्स इजी टू ब्लेम द पॉलिटिशियन से ये राजनेता यही होते हैं जो हर जगह जाके लोगों में फूट फैलाते हैं. नहीं, कम ऑन मैन, आई एम श्योर दैट देयर आर पीपल हु डू इट. आई एम श्योर देयर आर पीपल हु डू इट, बट लेट्स नॉट डिनाई द प्री एग्जिस्टिंग फॉल्ट लाइन ऑल्सो. मैंने ब्रिटिश के बारे में भी यही कहा था. उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को नहीं अपनाया था, उन्होंने इस्तेमाल किया था एग्जिस्टिंग डिवाइड्स को. कुछ जगह पे उन्होंने इन्वेंट किया था, but certainly in the context of relationship between two major communities, they exploited an existing divide which had already existed for 1,000 years at the very least. Right. Before the British man entered this country, we were not coexisting peacefully. Ganga Jamuni Tehzeeb is a fiction and a myth of the first order. It does not exist. और इसी से क्वेश्चन वापस से आ गया. आप हर बार मेरे को उस पॉइंट पे लाके छोड़ते हो जहां से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है. आपकी जो बुक है इंडिया दैट इज भारत, जी, उसमें आपने बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में लिखा हुआ है उन हिस्टोरियंस के बारे में जिनकी कलम ने इस देश की साइकी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है. जी, उनकी कलम की वजह से पड़ा है. जी, क्योंकि भारत का एक कॉलोनियल पास था. उसके बाद जब फॉरेन मुस्लिम रूलर्स आए, उन्होंने जो किया और फिर उनको करने के बाद जो इनकी कलम ने दिखाया, राइट, आपको लगता है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा भारत की साइकी पे? 100% पड़ा है. क्योंकि मेरे जितने भी भांजे और भतीजे हैं स्कूल में जो पढ़ते हैं 8th 9th 10th, प्राण प्रतिष्ठा के दिन उनके क्लासेस में इतना बड़ा डिवीजन हो गया था. ओके, ये आज का असर है, आज तक का असर. और क्या आर्ग्यूमेंट था जनरली, क्या बोला जाता था? नहीं, ये गलत है. वहां पे कैसे मंदिर बन सकता है? आप किसी उसके पहले जो ढांचा था उसको तोड़ के कैसे बन सकता है? और जब आप वहां से बात को आगे ले जाते हैं कि उसके पहले वहां पे क्या था, नहीं, ये गलत है. तो सेक्युलरिज्म जो है वो ऐसा एक सेलेक्टिव फिल्टर है जो आपसे कहती है आप तर्क को वहां तक नहीं ले जा सकते जहां से आपका एक्चुअल स्टोरी शुरू होता है, क्योंकि वहां से सत्य का आरंभ होता है. और वो किसी को सुनना नहीं है. वो किसी को सुनना नहीं है, उसको एयर ब्रश करना है. तो सेक्युलरिज्म का जो इस्तेमाल होता है भारत में हमारे कॉन्वर्सेशंस को आधा अधूरा छोड़ने के लिए, आपसे सत्य को पूरी तरह से छुपाने के लिए, और एजुकेशन का जो असर होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस डिसीजन कॉल्ड सेक्युलरिज्म. एंड ये इट्स नॉट एज इफ ये भूतकाल का इफेक्ट है. इट्स नॉट एज इफ इट्स एन इफेक्ट इन द पास्ट, इट इज एन इफेक्ट इन द प्रेजेंट एंड इट इज अफेक्टिंग द फ्यूचर. क्योंकि आज के स्कूल्स में ये डिस्कशन हो रहा है when प्राण प्रतिष्ठा should have been a matter of great celebration and joy across the board. बहुत सारे जगह में इसके खिलाफ बातें हो रही थी और वो हिंदू समाज के अंदर बातें हो रही थी. आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी एल्स, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं हिंदू समाज की, कि आपके अंदर ये विकृति अगर पैदा हुई है तो इसका जवाब आप ही को देना पड़ेगा और आपको ढूंढना पड़ेगा कि what is the solution, and ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कहां से आता है. So education is the root battle, the maximum battle, or rather let me say the most important battleground is the educational battleground. Right. That is the place where ideas are being contested. That is the place where Bharat's history is being erased. That is the place where propaganda is being pushed in the name of education, and we are not being allowed to tell the reality of Bharat's story. और इसको काउंटर करने के लिए हमें बाहर जाके बुक्स लिखना पड़ रहा है. बट जितने भी हमारे बुक्स हैं, या विक्रम के हो, या फिर आनंद के हैं, या फिर डॉक्टर संजीव सन्याल के हैं, ये एक टर्शरी ऑडियंस के पास जा रहा है. मतलब जो स्कूल से बाहर आ चुका है, कॉलेज से बाहर आ चुका है और ये अभी ऑफिस में काम कर रहे हैं, उसके हाथों में जाके बुक हम थमा रहे हैं कि आप पढ़ो इसको, या फिर वो इसको खरीद रहे हैं. बट जो प्राइमरी स्कूल्स में प्रॉब्लम है, हु इज गोइंग टू एड्रेस दिस? इसको तो स्टेट एड्रेस करना चाहिए, बट द स्टेट इज नॉट एड्रेसिंग दिस. एक टाइम पे आप ये कह सकते थे कि भाई हमारे पास कंटेंट नहीं है, कोई इसको प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. एक्चुअली ये सही नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट फॉर 60 ईयर्स बहुत सारे लोगों ने इसको प्रोड्यूस किया है. बट जब एक पहली सरकार थी, वो उस काम को करिकुलम में मिक्स नहीं करता था, या उसको ऐड नहीं करता था, या पेश नहीं करता था. बट द क्वेश्चन इज, पिछले 10 सालों में क्या आपने ये कार्य किया है? अगर आपने नहीं किया है तो ये दूसरों को ब्लेम करने का एक एक्सपायरी डेट होता है, एक कट ऑफ पीरियड होता है. वकीलों के लैंग्वेज में इसको कहा जाता है लिमिटेशन पीरियड. हो गया भाई, दूसरों को ब्लेम करने का जो काम है वो हो गया.
अभी कंटेंट है, सत्ता है, जनता भी तैयार है इसको कंज्यूम करने के लिए, बिकॉज व्हेन द बुक्स आर सक्सीडिंग, व्हाई विल नॉट द टेक्स्ट बुक्स बी ओपन टू इट? Yeah. So you have to answer this question, and what is your policy to mainstream this so that people know? So this is not a question of opportunity, this is a question of will. It comes back to political will. इनके कलम का ही असर है या फिर पास्ट में इन्होंने जो किया है उसका ही असर है कि आज भी लोग अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को ओन करने से डरते हैं? 100%. Modernization is synonymous with westernization according to its original, let's say, शब्दकोश, और अदर अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिनल परिभाषा. क्योंकि जब ये भारत में आए थे, द कॉलोनाइजर सेड, आपकी जो कल्चर है, आपके जो रिलीजन्स हैं, ये these are religions of darkness, and the only way you will civilize yourself is by adopting religions of light, namely our religion. Okay, रोशनी हमारे अंदर है, तो अब आप हमारे बन जाइए. So modernization and anglicization were one and the same. तो आज अगर हमसे कोई कहता है कि मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन नहीं होता है, नो, 100% दैट इज व्हाट इट इज, बिकॉज द मोमेंट यू थिंक ऑफ द वर्ड मॉडर्न, आपके दिमाग के अंदर एक चित्र बन जाता है, और उस चित्र में लोग साड़ी या धोती नहीं पहनते हैं, और वो अपनी मातृभाषा में नहीं बात करते हैं, वो अपने हाथ से नहीं खाते हैं, वो भारतीय भाषा में सोचते नहीं है, वो टीका नहीं लगाते हैं ऑफिस में, और वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पे सेलिब्रेट नहीं करते. तो मॉडर्निटी का जो चित्रण है आपके दिमाग में, यही होता है. करेक्ट. तो हाउ डू यू मेक द आर्गुमेंट दैट मॉडर्नाइजेशन इज नॉट वेस्टर्नाइजेशन? ऑफ कोर्स इट इज. एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड अ वे कि हम अपने ट्रेडिशंस को और अपनी संस्कृति को आज के दौर में कैसे मेनस्ट्रीम करें. दैट टेक्स सिविलाइजेशनल कॉन्फिडेंस, एंड दैट टेक्स पॉलिटिकल विल फॉर यू टू मेनस्ट्रीम इट. There is a point at which I genuinely believe that you can blame the outsider maybe 50% of the time. But you must also admit that the rest of the 50% is entirely for you to answer. दरवाजा खोल के रखेंगे तो चोर तो आएगा, चोर अंदर आता है तो उसकी भी गलती है, बट दरवाजा किसने खोल के रखा ये भी आपको पूछ लेना चाहिए. सेक्युलरिज्म वर्ड यूज किया आपने जी, और आपके कई टॉक्स में हमने हिंदू सेक्युलरिज्म वर्ड भी. सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट? इज इट वन एंड द सेम, और या फिर वो? my first position has always been that we should question the need for secularism by understanding the origins of secularism. Secularism in Europe has been understood in a very different way. जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, उन्होंने एक डिसीजन लिया था, आई थिंक अराउंड द 13th और 14th सेंचुरी, वेयर दे डिसाइडेड कि हम क्रिश्चियन देश तो रहेंगे, लेकिन हम प्रोटेस्टेंट रहेंगे या कैथोलिक रहेंगे, ये चर्च हमें नहीं बताएगी, ये हम डिसाइड करेंगे अपने लिए. That was the fight between the Catholics and the Protestants. Okay, this is what led to the Treaty of Westphalia इसको कहते हैं. Okay, जब कैथोलिक चर्च का जो मोनोपोली था इसको तोड़ दिया गया था, एंड राष्ट्रों को ये अनुमति दी गई थी या फिर ये स्वेच्छा दिया गया था कि ये डिसाइड करेंगे कि क्रिश्चियन तो रहेंगे लेकिन कौन से डिनोमिनेशन के रहेंगे. लेकिन ये अपने क्रिश्चियन आइडेंटिटी को नहीं नकारते, ये सिर्फ अपने डिनोमिनेशनल आइडेंटिटीज को चुनते हैं, ये प्रोटेस्टेंट है या कैथोलिक है. जब ये सेक्युलरिज्म भारत की ओर प्रयाण करता है तो ये एंटी हिंदुइज्म बन जाता है, क्योंकि ये कहता है कि भारत के अंदर आप सेक्युलर हैं तो आपकी अपनी कोई पहचान नहीं होगी, उस राष्ट्र की कोई रिलीजियस पहचान नहीं होगी, ये परिचय नहीं होगी. तो जब तक ये यूरोप में है इसका असर कुछ और है, इसका जो इम्पैक्ट है कुछ और है. जब ये भारत में आता है, इसका काम और या इसका कार्य है आपके रिलीजियस आइडेंटिटी को पूरी तरह से मिटाना, which is why I've said in a previous talk that secularism is political conversion, which is conversion effected through a political means where a civilization is asked to forget its past. आपसे कहा जा रहा है कि आपके वर्तमान को आपके भूत से पूरी तरह से तोड़ दो, इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है इसको नकार दो, और आप नए सिरे से शुरू करो, एज इफ आप 1947 में पैदा हुए. ओके, दैट्स वन. सेकंड, अगर आपको तकलीफ है इस वर्ड को पूरी तरह से छोड़ने में, then you do a different thing altogether. You say we follow Hindu secularism, which means as a country, we are a Hindu country, we are a Hindu civilizational state, but we also promise freedom and equality to everybody else, so long as they don't work against the मूल identity of Bharat. आपके रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ या फिर आपके फ्रीडम्स के साथ तब तक छेड़छाड़ नहीं होगी जब तक आप उसका इस्तेमाल भारत या फिर भारत की मूल आइडेंटिटी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करते हैं. पीरियड. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हिंदू सेक्युलरिज्म.
If you don't learn this lesson from your entire history, where you have been subjected to multiple waves of invasion and colonization, क्योंकि ये काल चक्र है, आप फिर से उन्हीं मिस्टेक्स को दोहराएंगे. एंड मैं ये नहीं चाहता कि 46 और 47 फिर से रिपीट हो. आई डोंट वांट दैट टू हैपन अगेन. सो यू हैव टू ऑपरेट फ्रॉम अ हिस्टोरिकल सेंस सो दैट यू डोंट सफर फ्रॉम एमनीशिया. मिस्टेक्स कैनॉट बी रिपीटेड एनीमोर, क्योंकि इस बार अगर आपने गलती की और फिर से 46 और 47 के मिस्टेक्स को आपने दोहराए, तो ना भारत रहेगा ना हिंदू रहेंगे. सेक्युलरिज्म की बात करी अपन ने. एक दावा या एक सजेशन या एक विचार अक्सर बाहर निकलता है इस वर्ड के पीछे छिपकर कि भाई जो भी आपके यहाँ अगर आना चाहता है किसी पराये देश से तो उसको आने दो, शरणार्थी है और सेक्युलर कंट्री है, सबका स्वागत है. और फिर वहीं पर यूरोप की आज जो हालत है, और सोशल मीडिया पे बहुत सारे वहीं के लोग वीडियोस बनाकर ये कहते हैं कि 20 साल पहले का ये यूरोप नहीं रहा जो आज है. जी. और भारत में भी अगर हम बात करें तो रेफ्यूजीज की संख्या बहुत ज़्यादा है, 5 करोड़ शायद एक फिगर है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है. इलीगल माइग्रेंट्स. तो ये कितना बड़ा खतरा है और इसको आप कैसे देखते हो? शरणार्थी असम से जाके पूछे, वो कहेंगे कि ये कितना बड़ा खतरा है. बंगाल में जाके पूछे, वो आपको बताएंगे. पार्ट्स ऑफ हैदराबाद में आपको बताएंगे, पार्ट्स ऑफ बैंगलोर में बताएंगे कि कितना बड़ा खतरा है. केरला में बताएंगे आपको. जब तक आप सेक्युलरिज्म को पकड़ के बैठेंगे, आप ठीक से बोल नहीं पाएंगे कि इलीगल माइग्रेशन या फिर एक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक इम्बैलेंस का क्या लेना देना, सेंस उससे आपको तकलीफ क्या है. आप वो आर्ग्यूमेंट कभी एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने मान लिया कि आप सेक्युलर कंट्री हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी कोई अपनी पहचान नहीं है, कोई रिलीजियस आइडेंटिटी है ही नहीं, देयरफॉर कोई भी आ सकता है. दैट विल बी द डेफिनेशन, दैट विल बी द मीनिंग ऑफ इट. ओके, which is why I say that secularism prevents you from owning your identity and also making your case on the basis of the identity. So first, let's assume, let's get this very clearly. One, do I have a problem with legal migration? No, I don't. क्योंकि कानूनी तरीके से अगर कोई आता है और गवर्नमेंट को पता है कि ये किस लिए आ रहे हैं और उन पे नजर रखी जा सकती है, then no problem whatsoever. If it is an illegal migrant, then their entire job after coming here is not just access to resources. भारत की जो peculiar history है, especially on the eastern side, that is from the Bangladesh side, their original plan was to create what is called a Greater Bangladesh, and Greater Bangladesh includes Assam and includes West Bengal. Partition of Bharat did not start from the west. The movement started in the east because the Muslim League was founded in Bengal after the partition of Bengal in 1905. It was formed, I think, in 1906. And उस period की history पढ़िए, उसके बाद की history पढ़िए. There are fantastic books that have been written by people who have served in the east कि illegal migration के पीछे की जो सोच है वो क्या है and उसका असर क्या है, ये उन्होंने clearly बता रखा है. असम के 10 डिस्ट्रिक्ट आपके हाथ से जा चुके हैं, बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट आपके हाथ से जा चुके हैं, पता नहीं बंगाल के कितने डिस्ट्रिक्ट आपके हाथ से आए. So, I'm sorry, I cannot under any circumstances equate illegal migrants with refugees because legally they are not the same. जो आपसे आश्रय मांगने आया है और जो घुसपैठिया है, इन दोनों को आप इक्वेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ना लीगली, ना मॉरली, और इवन फॉर दैट मैटर लॉजिकली स्पीकिंग. ओके. 3, द पॉपुलेशन मस्ट बी एटलीस्ट, मैं बहुत कंजर्वेटिवली कह रहा हूं, 3.5 से 5 करोड़ के बीच में तो ये होगा ही होगा. एंड ये ऐसा एक वेपनाइजेबल पॉपुलेशन है जिसका इस्तेमाल और ये उपयोग होता है यहाँ पे उपद्रव मचाने के लिए. दिल्ली के राइट्स में ये हुआ था, राइट. मुंबई में जब वहां पे शहीद स्मारक को तोड़ा गया था, आई थिंक अराउंड 2012, इट इज इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर इलीगल माइग्रेंट कम्युनिटी. इट हैपेंस अक्रॉस द बोर्ड. एंड कंसिडरिंग द रिलीजियस बेसिस ऑफ भारत पार्टीशन, the experience before that और उसके बाद के experience को अगर आप ठीक से समझते हैं, you can't accept this under any circumstances. आप उदारवादी इस हद तक तो नहीं हो सकते हैं कि आप अपने आप को पूरी तरह से मार दें. थोड़ा तो आपको एक सेल्फ प्रिजर्वेशन और सर्वाइवल का जो आपका इंस्टिंक्ट है उसको आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा. 2, we don't need Europe's experience at all. Europe is seeing what India has been facing for generations now. It's not as if it's new for us.
It just so happens that when it happens with the West, now we can tell the idiots here, अब तो समझ लो, अब तो जान लो, क्योंकि आपको हर चीज जो है वहीं से जब आता है तब आपको समझ में आता है। अब देख लो कि वहां पे हो क्या रहा है। यूरोप डेवलप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास परिचय का अभाव है, उसकी वजह से ये गिर रहा है, पूरी तरह से गिर रहा है। सो फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्टिनेंट इज बीइंग हैंडेड ओवर और टेकन ओवर बाय सैवेजेस। I won't use the term third world whatsoever. I'm saying it is being used by people who are driven by a specific agenda. चाहे वो स्कॉटलैंड हो, लंदन हो, ब्रसल्स हो, लक्समबर्ग हो, each of these places are being taken over. Now Europe will understand what we have been going through for generations. I don't have a problem with pluralism. I just have a problem with secularism that comes at the expense of my civilizational identity. जो मुझे airbrush करने की कोशिश करता है या फिर pixelate करने की कोशिश करता है, वो मैं इसको नकारता हूँ. That's it. फेयर इनफ। सीए की बात होती है, इससे ही कनेक्टेड है वो। Right? दिल्ली के प्रधानमंत्री और भारत के मुख्यमंत्री ने बोला था कि एक बार एक भाषण में कि अगर सीए हो गया और वहां से हिंदू यहाँ पर आते हैं जो प्रताड़ित हिंदू हैं धार्मिक रूप से, तो यहाँ पर वो आपके रिसोर्सेस को शेयर करेंगे, उससे फिर आपका वही हाल होगा जो बाकी देशों में हुआ, अलग अलग जगहों पर हुआ। तो उन्होंने वो उसको ऐसे कनेक्ट किया। तो इसको आप कैसे देखते हो? सीए को आप भी इतना सपोर्ट करते हो, तो मैं भारत के रिसोर्सेस किसी भी हिंदू के साथ शेयर करने के लिए तैयार, चाहे वो पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो या कहीं से भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज भारत इज द नेचुरल होमलैंड ऑफ हिंदूज, इट्स द सिविलाइजेशनल होमलैंड फॉर हिंदूज। Wherever Hindus are targeted, they have a right to come back to Bharat, and Bharat has a duty to protect them because Bharat is a natural homeland for Hindus. You don't need to beat around the bush on the subject. Second, the very same person, why has he never commented on the influx of illegal Bangladeshi migrants in Delhi? Why hasn't he spoken of certain places in Delhi which are full of illegal migrants? तब इनको रिसोर्सेज की याद नहीं आती है। जब दंगे होते तब इनकी बात नहीं हो सकती है इनसे। Why doesn't he mention any of these aspects? So clearly, the double standards are clearly, I mean, they're in public display. But here's the funny part. हिंदू कुछ नहीं कहते हैं या कर पाते हैं जब एक तथाकथित हिंदू जो एक चीफ मिनिस्टर की पदवी में बैठा है और वो हिंदुओं के खिलाफ बात कर रहा है। What do you think is the total number of people who are benefiting from the CAA? Maximum 40,000, maximum 50,000, not more than that. अभी तक तो उतना ही है number. And what is the remaining number of Hindus in Bangladesh and Pakistan and Afghanistan? ये आंकड़ा एक बार आप पूछ लीजिए. Compare that with the number of illegal migrants from Bangladesh and the Rohingyas who are already in Bharat. उनकी संख्या ज्यादा होगी, the second category. But the second grade treatment will be reserved for Hindus who come from Bangladesh. मैंने ये कहा था अभी एक हाल ही एक पॉडकास्ट में कि वहां से जो शरणार्थी यहाँ पे आए थे, पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी, यहाँ आके ये ईसाई बन गए बिकॉज ऑफ इनह्यूमन कंडीशंस। जिन्होंने अपने धर्म को पाकिस्तान में बचाया, उन्होंने उसको भारत में गंवाया यहाँ आने के बाद, क्योंकि सीए के रूल्स के एक्सटेंशन में 8 बार लग गए, मतलब 8 बार एक्सटेंशन ले लिए और अभी रिसेंटली इसको नोटिफाई किया गया था और इस पे भी किसी को तकलीफ हो गई और वो कोर्ट चले गए इस पे। इस दौरान उनके पास ना बिजली थी, ना पानी थी, ना रोजगार, ना कुछ। सो द यूजुअल पीपल केम, गेव देम अ बुक एंड कन्वर्टेड देम, some of them at least. What do you make of this? I wish I could take the person seriously who said this, but the only reason I take him seriously is because he's a potential mischief monger, or rather an existing mischief monger, who is capable of sacrificing Bharat's interest and Hindu interest as long as it gives him power. So how do you handle the situation जो सीए के टाइम पे हुआ, प्रोटेस्ट हुए यहाँ पे? अगर आप स्टेट की जगह होते, how do you handle? फिर आप कुछ नहीं बोलते हो, चुप हो जाते हो? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो कुछ नहीं हुआ। जी, उत्तर प्रदेश में तो कुछ नहीं हुआ, और जो होने लगा चुप हो गए लोग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे स्टेट ने अपना काम किया। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि हर पत्थरबाज को पूरी तरह से मतलब स्वेच्छा दे दो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। तो स्टेट चाहे तो कर सकता है, स्टेट चाहे तो कर सकता है और उसको करना चाहिए। तो दिल्ली में क्यों नहीं किया? That's a question that you should ask somebody else. The state's job is to preserve law and order. And अगर आप उसको प्रोटेक्ट किए बगैर कोई ना कोई आप प्रिटेक्स्ट दिए जाते हैं या फिर कोई बहाना दिए जाते हैं, then you have abandoned the most basic expectation that people have
कि लाठी किसी एक के हाथ में होगी, गुंडे के हाथ में नहीं होगी, ये पुलिस के हाथ में होगी और सरकार के हाथ में होगी। आपने तो मतलब लाठी रख दी और ये चला रहा है, पिस्तौल आ गए बाहर, लोग मारे जा रहे थे। वर्सर थिंग्स हैपेंड देयर विद विमेन। जब आप उस लीगल कार्रवाई की डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना घिनौना हुआ था वहां पे। रेप्स हैपेंड देयर फॉर गॉड्स सेक्स, women were sexually molested. It was not just a case of killings. It was not just a case of riots. Please go through the case documents. जो अभी पब्लिक में इसके डिस्कशन हो रहे हैं, go through what exactly has happened there. कितना सिस्टमैटिक प्रिपरेशन हुआ था, कितने महीनों से उसका प्रिपरेशन चल रहा था। So I'm sorry, we have two clear examples in भारत। एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा है दिल्ली। उत्तर प्रदेश ने कर दिखाया कि यहाँ पे हम लॉ एंड ऑर्डर कायम रख सकते हैं विद अ लार्जर पॉपुलेशन ऑफ क्लोज टू 23 crores। Why can't others? और 2.3 करोड़ नहीं कर पाया। करेक्ट, करेक्ट। योगी जी हेलो योगी जी, कैसे हैं आप? रैपिड फायर विद जे साई दीपक। राइट, आर यू रेडी? यस। जे साई दीपक एक प्राउड हिंदू भी हैं और एक वकील भी हैं, तो धर्म या संविधान में से अगर किसी एक को चुनने की बारी आएगी तो किसको चुनेंगे? धार्मिक संविधान। डिफाइन कैसे, मतलब? See, it's a संविधान which is consistent with dharma, and dharma is not religion, but it certainly traces its thought and its origins to Hindu philosophy. यूरोप में जब डिस्कशन चल रहा था कि पब्लिक मोरालिटी ऑफ यूरोप, उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स में जब इसका जिक्र होता है, इसको कैसे डिफाइन किया जाए, दे क्लियरली सेड वी विल ट्रेस इट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड इट्स वैल्यूज। दे सेड इट वेरी क्लियरली। भारत ये क्यों नहीं कह पाता है? क्या ये कह सेक्युलरिज्म के नाम पे हमने ये कह दिया कि भारत की अपनी कोई सोच नहीं है whenever it comes to constitutional thought? No, sorry, we actually have a very clear thought process. Some of the earliest stone inscriptions on democracy are found in Bharat, in Dakshin Bharat. It's called the Uttar Meru stone inscription, जहाँ पे इलेक्शन के रूल्स हैं, डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स हैं। What would be what would amount to a conflict of interest? अगर कोई गवर्नमेंट के साथ काम कर सकता है, काम करने के बाद वो कितने दिन जाके द सो कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर में कैसे ज्वाइन हो सकता है? These are the kind of things that we have thought about thousands of years ago. I am not going to make the statement that we are the mother of democracy and all that. I'm just saying that democratic thought has existed in several parts of Bharat. जब आप भारत के प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बात करेंगे और आप हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के पहले बात करेंगे ना, द्वारका की जब बात होती है उसको गणराज्य कहा जाता था, नॉट अ किंगडम। गणराज्य किसको कहते हैं? जो कॉन्फेडरेसी है और जिसमें एक एलिमेंट ऑफ रिपब्लिकनिज्म है, व्हिच मींस एक एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी है, लेट्स से सिटीजन पार्टिसिपेशन। इस पे स्कॉलरली वर्क है। सो देयर इज अ फैंटास्टिक बुक on democratic traditions of ancient Bharat by this author called K.P. Jaiswal. इन्होंने इस बुक को लिखा था इंडिपेंडेंस के पहले इन द 1900s, जब ये डिस्कशन हो रहा था कि भारत में डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस है या नहीं, भारत में डेमोक्रेसी चलेगा कि नहीं। बिकॉज गोरों का ये कहना था आपके साथ तो डेमोक्रेसी नहीं चलेगा, आप तो बर्बर लोग हैं, कहाँ से होगा, आपसे नहीं होगा। तो सर आप क्या बात कर रहे हैं, हमारी ये ट्रेडिशंस हैं। और जवाब में इन्होंने ये पुस्तकें लिखी और ये 1900s में हो रहा था। We had more self-confidence as a civilization under the colonizer than we have had post-independence. बाप रे, बहुत गंभीर इल्जाम लगाया आपने। जी, कलम। करेक्ट, करेक्ट। सो बच्चों को अनपढ़ ही रखें क्या, ज्यादा बेटर होगा? अनपढ़ मत रखिए, बस ये मत समझिए कि अंग्रेजी में पढ़ाने से वो साक्षर हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मातृभाषा सिखाइए, अपनी संस्कृति सिखाइए, अंग्रेजी भी आनी चाहिए, लेकिन जितना हो सके इनको अपनी मातृभाषा पे गर्व होना चाहिए और उनको ये नहीं लगना चाहिए कि अंग्रेजी में सोचने से या फिर उससे बात करने से ये सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं। लवली। जिस भी स्कूल में अपने बच्चे को भर्ती करते हैं उनसे एटलीस्ट ये तो उम्मीद रखिए कि वो मातृभाषा पे उतना जोर दें जितना वो अंग्रेजी में दें। और अगर मातृभाषा के बोलने पे कोई फाइन लगाता है वो आपके बच्चे का हितैषी नहीं हो सकता है। तो स्कूल से निकाल दें, आपसे पूछ के उससे उस पर केस करें। बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप खुद के स्कूल्स चलाइए जो आपके हिंदू दर्शन के हिसाब से बच्चों को सिखा दें। आज एटलीस्ट एज ऑन डेट ऐसे स्कूल्स की कमी नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ अल्टरनेटिव स्कूल्स एब्सोल्युटली, एंड द गुड पार्ट इज आई थिंक homeschooling has become a decent option. It has become a feasible option. There are communities of homeschooled families now जिनको लगता है we don't want to send our children to those schools who don't respect our values.
You have alternatives for it. I know several educated Hindu parents who are eager to admit their children in Hindi medium schools, by the way. The Sardar Patel Vidyalaya, I think, has Hindi first option. I think. कुछ है हाँ. They are interested in sending their children there. So I am a Hindi medium product, Dayanand Vedic Vidyalay. So what's wrong with you? You're perfectly fine. You have done well in life. Yes, absolutely. So where is the problem today? It's not as if Xi Jinping speaks in English whenever he goes abroad. He uses a translator. It's not as if the French speak in English. ये तो हमसे भी छोटे देश हैं. So a lot of people who work on Bhasha Niti, and these are not my thoughts, I'm just drawing from the thoughts of other people. There is a gentleman by the name Sankrant Sangh who works on this. और वो कहते हैं कि भारत को आप सिर्फ एक देश के तौर पे मत देखिए. ये देश तो है, बट फ्रॉम अ लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव इसमें डाइवर्सिटी यूरोप से ज़्यादा है, और एटलीस्ट उसके कंपैरिजन में हो सकता है. और अगर यूरोप अंग्रेजी के बगैर अपना काम चला सकता है, वहाँ पे साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, और लोग एक दूसरे के साथ बात भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, तो आपके अंदर क्यों नहीं हो सकता है? This is not because of our inability to provide the infrastructure, it is because of our inability to convince ourselves कि काम अपनी भाषा में भी हो सकता है. हो सकता है.